शाहिद जी, मेरा जो आखिरी सवाल आपसे ये है, आपसे डिस्कस भी हुआ था मेरे प्रोग्राम से पहले कि महाराष्ट्र की जो चुनावी रणनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो 2 अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है और जो गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, मगर इंडिया गठबंधन द्वारा भाव ना दिए जाने पर आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और पूरी ओवैसी की राजनीति महाराष्ट्र में क्या और कितना असर दिखा सकती है? देखिए एमआईएम का जो रहा है, चूंकि अभी आज का ये आज और कल में ये जो है ये बहुत बड़ा मामला रहा है और ये सबसे ज्यादा इशू रहा है पार्टी के लिए, क्योंकि अब तक आपने हर टेलीविजन स्क्रीन पे हर डिबेट में जो है एमआईएम के जो कौमी सदर, कौमी तर्जुमान जिन्हें देखते थे, उनकी कल विकेट आउट हो गई है। भाईकल्ला असेंबली क्षेत्र से उनको टाटा बाय बाय कर दिया गया है और उनकी जगह जो 1 महीने पहले जो कहते थे फैयाज अहमद खान ना कि मजलिस बी टीम है और ये बोल के लड़ाई हुई थी, उनको वापस से लिया गया है और उनको भाईकल्ला असेंबली क्षेत्र से टिकट भी दे दिया गया है। वारिस पठान को साइडलाइन कर दिया गया है। अच्छा, वारिस पठान के साथ जो है मुमरा में जो है सैफ पठान, ये एक नौजवान है, काफी पार्टी में एक्टिव रहा है ये लड़का, और इसे जो है अभी वो टिकट दिया गया है। अभी उनकी बहुत सारी सीटों का ऐलान होना अभी भी बाकी है। अब चूंकि बात आई है वारिस पठान की, वारिस पठान को भाईकल्ला असेंबली क्षेत्र से जो है, चूंकि यहाँ से टिकट काटना मतलब है कि वारिस के पूरी तरह से पर काट देना है। अब वारिस के लिए ऑप्शन है कि अब वो कहाँ जाके लड़ेंगे। अभी तक ये पता चल रहा है कि भिवंडी जाएंगे। अब भिवंडी जाएंगे भी तो वहां जाके क्या करेंगे, क्योंकि इससे बड़े बड़े धुरंधर भिवंडी में अभी बैठे हुए हैं और एन इलेक्शन के वक्त जो है आप अपनी जमीन कहीं मजबूत कर लें, ये इतना आसान नहीं है। वो 2014 का एक दौर था, जो एक्सीडेंटल विधायक कहा जाता है उनको, कि वो एक बार 2014 का जो दौर था, उस दौर में क्या हुआ था कि हिंदू वोट जो है वो डिवाइड हुए थे और एमआईएम की जो लहर चली थी, एक तरह जैसे बोलते हैं ना मोदी लहर चली थी, तो वो एमआईएम की लहर चली थी। तो उसमें वारिस पठान जो है जीत गए थे। अब चूंकि अभी हालात ऐसे नहीं है, फैयाज अहमद खान को जो है मजलिस ने जो है यहाँ से जो है टिकट दे दिया है और फैयाज अहमद के भी चांसेस लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो है यामिनी यशवंत जाधव है और चूंकि उस वक्त जब शिवसेना डिवाइड नहीं हुई थी तो यामिनी यशवंत यादव अकेले थी। अब चूंकि शिवसेना डिवाइड हो गई है, शिंदे सेना से यामिनी यशवंत यादव जो सिटिंग एमएलए है उनको दिया गया है टिकट, और उद्धव ठाकरे की तरफ से जो है जाम सूझकर अपने एक कैंडिडेट को उसी इलाके में दे दिए। अच्छा, आप चूंकि भाईकल्ला जो असेंबली हल्का है जहां पे मजलिस ने पहले ट्राई मारी और निकाल लिए, अभी मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में उनके 2 विधायक हैं, एक तो मालेगांव में मुफ्ती इस्माइल है और दूसरे फारूक शाह हैं धुले में। अच्छा, ये दोनों को भी जो है आप इसको आम जो वोट होते हैं उस नजर से तो देखिए ही मत, क्योंकि ये दोनों जगह मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं और मुस्लिम फेस के हिसाब से एमआईएम की आइडियोलॉजी के हिसाब से मुसलमान को जिता दिया। पहली जो जीत हुई थी इसी भाईकल्ला इलाके से उन्होंने खाता खोला था और अब यहाँ मैं वापस आता हूँ। एक तो हो गई है शिंदे सेना से यामिनी यशवंत यादव और दूसरे हो गए हैं मनोज जाम सूचकर, ये हो गए हैं उद्धव सेना से। अब ये 2 हैं, क्योंकि ये दोनों वोट आप देख लीजिए कि ये दोनों वोट बच सकते हैं। तो फैयाज को जो है, फैयाज को चांस है इस बार निकल सकते हैं। और अभी ये भी सुनाई दे रहा है कि कांग्रेस जो है सारी जगहों पे इनके गठबंधन है और इस इलाके में कांग्रेस के गठबंधन नहीं भी हो सकता, तो यहाँ से जो है मधु चौहान भी खड़े हो सकते हैं। अगर मधु चौहान खड़े हो गए तो देखिए वारिस को तो खैर अभी तक तो कहीं दिया नहीं गया टिकट, लेकिन जहां देना चाहिए था वहां भी नहीं दिया गया, तो अब फैयाज अहमद खान को दे दिया गया है। तो ये मुमकिन है कि यहाँ पे जो है वोट अगर हिंदू वोट अगर बचते हैं तो फैयाज के चांसेस हो सकते हैं। अब रही बात आपने की है कि दूसरे इलाकों में कहा, क्योंकि अभी इन्होंने अपनी पूरी सीट का ऐलान किया ही नहीं है। कल जो इन्होंने ऐलान किया है 2 सीटों के लिए ऐलान किया है। एक सीट जो है भाईकल्ला की और दूसरी सीट मुमरा की। मुमरा में है जितेंद्र आह्वाड। अच्छा, वहां पे भी यही हालात हो गए हैं। जितेंद्र आह्वाड चूंकि एनसीपी में थे, एनसीपी में भी हो गया है 2 ग्रुप। अब एक ग्रुप से जितेंद्र आह्वाड के ही चेले हैं नजीब मुल्ला, वो खड़े हो गए हैं, और इधर हो गए हैं एमआईएम के जो है ये सैफ पठान करके जो नौजवान जिसकी मैंने बात की है। तो वहां पे भी जो है ये 3, अब इस 3 के अलावा भी और भी अगर उम्मीदवार आते हैं तो एक बार कुछ वहां का कहा जा सकता है, लेकिन हालात जो भाईकल्ला के हैं वो हालात मुमरा के नहीं हो सकते, ऐसा अभी समझ में आ रहा है। चूंकि मजलिस का मामला ऐसा रहा है कि वारिस पठान एक फेस बन चुके थे। 2014 में चूंकि इलेक्शन उन्होंने जीते थे, पेशे से वकील है वो, सियासत से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, मदनपुरा के जन्मे थे। तो लोगों ने एक मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम फेस देख के जो है 2014 में मोदी लहर के विरोध में ओवैसी लहर के हिसाब से उनको जिता दिया था। लेकिन 2019 में वो हार गए थे, लेकिन हारे भी थे तो वोट उनको मिला था। अच्छा, तो लेकिन उस वक्त 2019 में जो हारे थे तो उस दौरान शिवसेना की सिर्फ एक कैंडिडेट थी। अब चूंकि ये दो कैंडिडेट हो गए हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे भी हालात रवि जी वो 2014 वाले दोहराए जा सकते हैं, क्योंकि
जाहिर सी बात है कि एक तरफ शिवसेना की कैंडिडेट है और दूसरी तरफ जो है शिंदे सेना की है। तो जो मुस्लिम इलाके के जो वोट्स हैं, जैसे मदनपुरा हो गया, आपके भाईखला हो गया, मदनपुरा हो गया, अगरीपाड़ा हो गया, ये सब जो है मुस्लिम बस्तियां हैं। तो यहाँ के वोट जो है, एक बार अगर फैयाज इस थ्योरी को अगर वो समझ सकते हैं और यहाँ पे अगर थोड़ी सी वो मेहनत करें तो पॉसिबल है कि 2014 वाले हालात बन भी सकते हैं। अब मजलिस ने और भी जगहों पे अभी तक ऐलान तो नहीं किया, हालांकि कल मैंने बात किया जब इस दौरान, तो उनके जो तर्जुमान थे उनसे मैंने यही पूछा कि भाई मजलिस मजलिस तो मुसलमानों को तो आप टिकट दे रहे हैं, क्या हिंदुओं के लिए भी कोई जगह होगा है आपकी पार्टी में? तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो किसका प्रपोजल आया नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो हम सोचेंगे। तो ये अब तक बात आई है, हालांकि अभी तक उनके पास तो कोई प्रपोजल आया नहीं है। एक चीज है शाहिद भाई, जो मोमेंटम दिख रहा है ग्राउंड पे, जैसे मैं जब मुस्लिम या माइनॉरिटी बस्तियों के बीच में जब मैं जा रहा हूँ, मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ, जब उनके इंटेलेक्चुअल से बात कर रहा हूँ या उनके जर्नलिस्टों से बात कर रहा हूँ, मोमेंटम में इस बार एमआईएम लिस्ट में दिखती नहीं है। मतलब उसे नोट जो किया जाना था माइनॉरिटी इलाकों में उनके कैंडिडेट्स की जो एक्टिविटीज चाहिए थी, वो बहुत नहीं दिख रही है। आमतौर पर अभी करंट कंडीशंस को लेके मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करूंगा, लेकिन आज के 2 या 3 महीने पहले तक हिंदू पार्टी करके जो शिवसेना की पहचान थी, लोकसभा चुनाव में उसको माइनॉरिटी वोटों की बहुत अच्छी खासी पॉकेट उनकी छोड़ी थी और वो अच्छी पार्टी रही है, खासकर माइनॉरिटी वोटरों के लिए उसे अपनाया था लोगों ने। अगर वो स्थिति अभी रही तो मुझे लगता है अभी भी, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, कुछ मैं उसी लिस्ट में एमआईएम को भी डालूंगा कि उसका मोमेंटम बहुत नहीं हो सकता। हाँ, 3 मार्जिन में हो सकता है कुछ उम्मीदवारों को हराया जा सके, ऐसा कुछ हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो मुझे अभी भी लग रहा है कि वो रेस में नहीं है, वो अभी भी रेस के बाहर चल रहे हैं। रेस में जो है 6 पार्टी यानी 3 पार्टियां एक तरफ और 3 पार्टियों का एक तरफ का जो समूह बना हुआ है, इस समूह में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अपने आप को बाहर पा रही हैं अभी। हाँ, क्योंकि वजह भी है उसकी कि 2-2 सीटें हैं और 2-2 सीटों में क्या कर लेंगे आप? एक तो अच्छा जो 2 सीटें रही हैं, तो उसमें भी आपने कोई बहुत बड़ा तीर तो मार नहीं लिया है, या ये 2 पार्टियों ने कोई बहुत बड़ा तीर, पार्टी एक्टिव नहीं रही, हाँ, वो वहां से भी जीते भी तो किस हिसाब से कि भाई मालेगांव से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, धूले बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मदनपुरा भाईखला जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, गोवंडी, भिवंडी, तो ये जो क्षेत्र है ये हार्डकोर मुस्लिम बस्तियां हैं। तो इसलिए यहाँ से जीत भी गए तो हम इसको एक हम एक इलेक्शन में जो जीतना बोलते हैं उस हिसाब से तो नहीं कह सकते। ये हाँ, ये एक रहा है। क्या दूसरी चीज रवि जी जो आपने कही है कि इनका मूवमेंट तो ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि मैं जिस सीट की बात कर रहा हूँ भाईखला की, ये सीट पे अगर उद्धव ठाकरे अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते तो हालात शायद वैसे ही रहते कि कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं तो अब हो सकता है कि समीकरण यहाँ चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अगर यामिनी यशवंत यादव के वोट अगर बटे तो ये भी हो सकता है कि मुस्लिम वोट मजलिस को पड़े। क्योंकि हाँ, क्योंकि इससे पहले भी जो है 2014 के जो हालात रहे हैं वो हालात में वारिस पठान को, मुसलमानों के वोट वारिस पठान को मिले। अब उसके बाद हुआ क्या है कि शिवसेना की तरफ मुसलमानों का झुकाव हुआ कैसे, उसकी वजह सबसे बड़ी ये रही है कि कांग्रेस के अलावा सबसे पहली बात तो कोई ऑप्शन मुसलमानों के पास था ही नहीं, और ऑप्शन होता भी तो कैसे होता। कांग्रेस ने ऐसा माहौल ही बना दिया था कि भाई अगर देश में कांग्रेस नहीं है तो मुसलमानों के लिए जमीन तंग हो जाएगी, शहर बदर कर दिया जाएगा, मुल्क बदर कर दिया जाएगा। जो ये 50-60 सालों से जो ये डर का जो माहौल बनाया गया था, लेकिन हुआ क्या, हालात बदले। केंद्र में केंद्र से कांग्रेस गई, राज्य में जो है कांग्रेस गई, तो कहाँ मुसलमान पाकिस्तान चला गया या कहाँ शहर बदर हो गया। हाँ, कुछ चीजें हैं जो गलत हो रही है, जैसे मॉब लिंचिंग हो गई, गाय के नाम पे जो है मारा पीटा जा रहा है, और इसको लेकर जो है देश के वजीर आजम ने भी जो है कई मामलों में जो है एलानिया ये बयान दिया है कि जो चीजें हो रही हैं गलत हो रही। अगर ये 2-3 चीजें आप सोचिए कि अगर इसको हम एक पल के लिए साइड में रख दें, तो अब आप बताइए कि क्या खामी है कि हम क्या इसके बाद से इन 2-3 चीजों को साइड में रखें। वो जो ज्यादती 2-3 चीजों की मैं बात कर रहा हूँ उससे इनकार नहीं है, या मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा बताइए क्या मुसलमानों को ऐसी तकलीफ हो गई है क्या कि बस आ गई सरकार और छोड़ के चले जाओ। दरअसल हुआ ये था कि कांग्रेस ने जो है इतने दिनों से उनको मुसलमानों को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था। कांग्रेस को मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की जो है कयादत नहीं चाहिए, ना मुसलमानों की लीडरशिप चाहिए।
सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए और उस वोट की दावेदारी कांग्रेस बड़े उससे करती है। आप देख लीजिए ना, इतने सारी चीजें हुई जो कांग्रेस ने जो इन लोगों को जो वोट भी दिया है, जो कैंडिडेटों को दिया है, जैसे असलम शेख या नसीम खान, ये भी इतनी आपको लगता है कि ये चीजें भी बड़ी आसानी से उनको मिल गई है? नहीं मिल पाई। इसके पहले भी तो उन्होंने कुछ मामलों में जो है ट्राई तो किया था, नाकामी ही लगी, नाराजगी भी हुई। स्टार प्रचारक की लिस्ट से नसीम खान नहीं बोला ना मुझे बाहर करो, तो नाराजगी भी हुई। तो वो एक माहौल बन गया था। लेकिन जब हुआ क्या, महाविकास आघाड़ी की गठन हुआ, तो इस दौरान जो है मुसलमानों को ऐसा नहीं था कि शिवसेना से उनको रगबत थी, लेकिन उनके पास मौके नहीं थे। जब महाविकास आघाड़ी, जब पार्टियां एक हो सकती हैं, तो जो मुसलमानों को सोचते भाई, जब ऊपर लेवल पे जब लोग इतना एक हो गए हैं, तो हम क्यों नहीं उनको आजमा सकते? और फिर आजमाने पर यहाँ पे भी वही बात आ गई, आजमा क्यों नहीं सकते? यहाँ पे भी उनके पास जो है ऑप्शन नहीं रहा। ऑप्शन इन द सेंस कि जैसे कांग्रेस उम्मीदवार है, तो अगर वहां सेना उम्मीदवार है तो वो तो खुशी खुशी वोट देंगे, और नहीं देंगे तो थोड़े ना बीजेपी को वोट देंगे। तो वो सारे हालात रहे हैं। तो अब चूंकि वाकई मुसलमानों को झुकाव रहा है इसकी तरफ, शिवसेना की तरफ। अब मसला क्या हो गया कि अब शिवसेना में भी दो ग्रुप हो गए, तो मुस्लिम तबका जो है ये तो सोच ही नहीं पाया कि इसको करें, अब इन दोनों में से किसको पसंद करें। तो पहले तो एक 50-60 साल तक एक माइंडसेट रहा, उसके बाद एक सोचने का मौका मिला, तो उसमें भी दो पार्टियां हो गई। तो मुसलमान जो है वो तो सोच ही नहीं पा रहा है ना कि किसकी किसकी क़यादत के बैनर तले मुझे आगे बढ़ना है। अब चूंकि है कि महाविकास आघाड़ी की तश्कील हुई है, महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ है, और जहां जहां से जो भी समझौते हुए हैं उस हिसाब से जो है खड़ा किया जा रहा है, तो वो बखुशी अपने अपने वोट उन्हीं को दे रहे हैं। अगर उनको नहीं, अगर अगर जैसे कांग्रेस का उम्मीदवार है तो उसको दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार है तो उनको दे रहे हैं, दूसरे उम्मीदवार जो महाविकास आघाड़ी में फिट बैठ रहे हैं उनको दे रहे हैं। ये है हालात। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी बात है कि खासकर वो कि इस बार वोटर कैलकुलेटिव है, वो वोट उनकी तरफ दे रहा है जहां उसे जीतने की उम्मीद ज्यादा दिख रही है। ये मैं सिर्फ माइनॉरिटी वोट की बात नहीं करूंगा, ज्यादातर इलाकों में ये हुआ है कि एक जीतने वाले उम्मीदवार की तरफ चीजें ज्यादा झुक रही हैं। वो शायद लोकसभा के चुनाव के बाद एक नया पैटर्न बन रहा है, और ऐसे में ये बहुत ज्यादा स्थिति कब तय करेगी कि जब जैसे जैसे चुनाव करीब हो रहा है, मुद्दे कौन से ज्यादा ज्वलंत होंगे, कौन से मुद्दे ज्यादा हैमर करेंगे वोटर के दिमाग में। जैसे कि 2 दिनों से बटेंगी तो कटेंगी का जो एक नया फ्लो चला है, जो जो योगी आदित्यनाथ का वहां से उत्तर प्रदेश की शुरू, उस पे गाना आ गया, उस पे पोस्टर बन गए। तो अगर इस तरह के मूवमेंट चलते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग पैटर्न्स चेंज हो जाएगी। जो मुद्दे महाराष्ट्र के हैं, जो मुद्दे स्थानीय हैं, वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे बटेंगे। हो सकता है कि चीजें तब और बदले। जी, तो आज डिस्कशन में काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। तो फिलहाल हम आपसे इजाजत लेते हैं दोनों मेहमानों से। शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।